यूँ तो इस चैप्टर को पढ़ते समय हम यह बात ज़रूर जान चुके हैं कि हमारे बॉडी की जो संरचना होती है या हमारी बॉडी का जो निर्माण होता है वह डिपेंड करता है डीएनए पर, क्योंकि डीएनए में ही जीन्स उपस्थित होते हैं जिनके अंदर सूचनाएं होती हैं और इन सूचनाओं से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, यह आरएनए के थ्रू करता है, अर्थात डीएनए से पहले आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना हुआ आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। हमने यह ध्यान दिया कि जो डीएनए होता है उससे आगे चल करके प्रोटीन का निर्माण होता है और डीएनए में ही उपस्थित होती हैं आनुवांशिक सूचनाएं, और ये आनुवांशिक सूचनाएं एक विशेष कोड के रूप में उपस्थित होती हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। ये कोड ही बहुत विशेष होते हैं क्योंकि एक विशेष कोड एक विशेष प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आनुवांशिक कूट क्या होते हैं। तो आनुवांशिक कूट आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आनुवांशिक कोड या आनुवांशिक कूट डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजिनस क्षारक। और नाइट्रोजिनस क्षारक क्या है आप पहले से जानते हैं क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट है चैनल पर, जा करके सारे चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नाइट्रोजिनस क्षारक का तात्पर्य है डीएनए में उपस्थित एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन का है, और इनका क्रम जो ऐसे AGTC ऐसे जो अनुक्रम है इसको अनुक्रम बोला जाता है। तो नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है। देखिए, जेनेटिक कोड डीएनए अणु में स्थित नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है, अर्थात यह सूचना उसके अंदर होती है कि आगे चलकर आपको किस प्रकार का प्रोटीन निर्माण करना होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को जिसमें एक एमिनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है कोडान कहा जाता है। बात आपको समझ आ गई। 3 न्यूक्लिक अम्ल होंगे उसमें या 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब क्षारक हैं और क्षारकों के अनुक्रम को ही हम क्या कहेंगे आनुवांशिक कूट कहेंगे। और 3 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए क्या था पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़े हुए थे। तो 3 न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को जिससे कोई एक एमिनो अम्ल बनने का संदेश निहित होता है कोडान कहा जाता है। हम जानते हैं कि एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ऐसे प्रोटीन किससे बना होता है एमिनो अम्ल से बना होता है या अमीनो अम्ल से बना होता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनना है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनना है, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हैं और वो मिल करके एक विशेष एमिनो अम्ल के लिए संदेश रखते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं आनुवांशिक कोडान या जेनेटिक कोडान। तो दोनों परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि आनुवांशिक संकेत पद्धति में कुल 4 की घात 3 क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड आपको लेने हैं और 4 क्या हैं 4 नाइट्रोजिनस क्षारक है, तो इससे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। इनके बारे में पहले की क्लासों में आपने अच्छे से समझा है। तो 4 × 4 × 4 = हो जाएगा 64 कोडान बनते हैं। अब बात आती है जब कोडान्स को हम लिखते हैं तो उसमें यूरेसिल को लेते हैं ना कि थायमिन को। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब डीएनए के कोडान्स हम लिख रहे हैं तो आरएनए के उसमें नाइट्रोजिनस क्षारक को क्यों लेकर के आए, क्योंकि ये बात आप पहले से जानते हैं कि डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, वह आरएनए के रूप में करता है। तो इसीलिए यद्यपि डीएनए अणु में नाइट्रोजिनस क्षारकों के अनुक्रम के रूप में संदेश कोडित होते हैं, किंतु कोड अक्षरों को आरएनए में पाए जाने वाले अनुक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये 64 कोडान कैसे बनते हैं। तो निम्न तालिका से हम 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षारकों से 3 क्षारक होते हैं। एक जेनेटिक कोडान में 3 क्षारक होते हैं और हम 64 कोडान बनने को समझ सकते हैं। अब यूँ तो आपको ये तालिका थोड़ी कठिन लग सकती है, तो इसके लिए हम इसको आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं कि इसको आपको कैसे बनाना है और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना ले जाएंगे। तो चलिए उस तालिका को समझ लेते हैं जिसकी मदद से हम
64 जेनेटिक कोडान्स का निर्माण करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यू सी ए जी, जिसे हम नाम दे सकते हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, और इनकी मदद से हम 3-3 का त्रिक बनाएंगे, क्योंकि जेनेटिक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है, अर्थात ये त्रिक होते हैं, और इनकी मदद से हम 64 न्यूक्लियोटाइड के कोडान्स तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक तालिका बनानी होगी। तालिका कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान से देखेंगे। तो तालिका में आपको ध्यान रखना है कि 17 लाइनें आप खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें खींचेंगे और एक लाइन ऊपर की छोड़ करके इसके बाद 4-4 लाइन पर आपको ड्रा करना है। तो 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे खींच लेंगे। यानी एक जो डिब्बा है उसमें 4 लाइनें होनी चाहिए, और ऐसे ही 1 2 3 4 आपको डिब्बे बनाने हैं। इस तरह से आपको ये सारे डिब्बे बना लेने हैं। और इसके बाद आपको अनुक्रम लिखना है। कैसे लिखेंगे आपको ऐसे लिखना है यू, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर गलत हो गया तो आगे का कंप्लीट गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको यू, अर्थात इस पूरी लाइन में 1 2 3 4 लाइन में क्या है, यू है। और यहाँ लिखना है आपको सी, और यहाँ लिखना है ये गलत मत लिखिएगा, और यहाँ लिखेंगे जी, यू सी ये जी। और नेक्स्ट यहाँ पर भी यही क्रम डाल देंगे, यू सी ए और जी। तो ये प्राथमिक क्षार हो गया, यह द्वितीयक क्षार हो गया। अर्थात जब त्रिक बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से एक लेंगे और फिर इसमें से एक लेंगे, और फिर यहाँ तृतीयक क्षार कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से रखना। तो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि यू सी ए जी, अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। और इसके लिए आपको कैसे लिखना होगा, तो लिखेंगे यू, यहाँ जी बना देते हैं, ये हो जाएगा यू सी ए और जी। समझ आ रही बात? ऐसे इसको बना देंगे यू सी ए और जी। ऐसे नेक्स्ट में क्या भर देंगे, यू सी और ए और जी, यू सी ए जी। तो यू सी ए और जी। अब ये कंप्लीट हो चुका है तालिका। अब आगे हम इसमें फिलअप करेंगे। तो कैसे फिल करना है ये भी ध्यान देखिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जब भी पहला अनुक्रम लिखना होगा, अर्थात पहला क्षार लिखना होगा, तो हमको यहाँ से लेना है, दूसरा क्षार यहाँ से लेना है और तीसरा क्षार इन पंक्तियों से लेना है। तो क्या करते हैं, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं यू, और द्वितीय क्षार में ये है, इस डब्बे के ऊपर क्या है, ये है, तो यू, और इस लाइन के सामने देखेंगे तो क्या है, यू। तो यू 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 पहला कोडान बन गया। नेक्स्ट देखेंगे तो यू, और फिर दूसरा, इसको नहीं फिल कर देना है क्योंकि इस पंक्ति के ऊपर ये है, तो यहाँ लिखेंगे सी, और इसके सामने देखेंगे तो यू, तो यू सी यू। अब मुझे लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू, और फिर क्या फिल करेंगे, ये, और यहाँ है यू, तो यू ए यू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए यू, और यहाँ क्या भरेंगे, जी, और यहाँ भर देंगे यू, तो यू जी यू। ऐसे ही सारी पंक्तियों को हमको फिलअप करना है। तो यू, और ये हो जाएगा यू, और इस लाइन में देखेंगे तो सी, यू यू सी। नेक्स्ट देखेंगे तो यू सी, और यहाँ क्या है, सी, तो यू सी सी। नेक्स्ट हो जाएगा यू ए और सी, तो यू ए सी। अब नेक्स्ट फिलअप करेंगे तो यू, और इसके बाद क्या फिलअप करना है, जी और सी, तो यू जी और सी। नेक्स्ट चलते हैं तो यू, और यहाँ पर भी होगा यू, और इसके बाद यहाँ पंक्ति देखेंगे ये, तो ए, तो यू ए, सॉरी यू यू ए। और नेक्स्ट देखेंगे, अब फिलअप करते हैं अगला वाला, तो यू सी, यू हो गया, सी हो गया, और तृतीय क्षार में क्या लिखेंगे, ये, तो यू सी ए, यू सी ए हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, तो यू,
और यहाँ क्या फिलअप करेंगे ए, और यहाँ से क्या लेंगे ए, तो यू ए ए। आप क्या करते हैं नेक्स्ट फिलअप करते हैं, तो यू और जी, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो तीसरा वाला ही बदल रहा है, तो यू जी और क्या भर देंगे ए, यू जी ए। देखो यू सी ए जी, वही क्रम रहेगा यू सी ए जी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला इसका, इस डब्बे का, तो यू और यहाँ देखेंगे क्या है जी, तो यू यू जी, यू जी, और ऐसे ही हो जाएगा ये यू, और यहाँ से लेंगे सी और यहाँ से लेंगे जी, यू सी ए जी, ये क्रम याद रखिएगा यू सी ए जी। देखिए नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा यू ए और जी, ऐसे यू और जी और जी, ठीक है। अब इसी तरह हमको आगे करना है, तो यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले सी लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले सी, और यहाँ नहीं लिख देना है आपको, यहाँ से लिखना है। 1 2 3 4 ही लाइनें हैं, अगर कोई भी लाइन आपसे मिस हुई या कोई भी न्यूक्लियोटाइड मिस हुआ देन गलत हो जाएगा, कोई भी क्षार यदि मिस हो गया तो भी गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं सी यू हमने यहाँ से लिया, सी यहाँ से लिया, सी यू, और इस लाइन में देखेंगे तो यू, तो सी यू सी यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी और यू, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सी ए और यू, सी ए यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी और यहाँ से लेंगे जी और यू, तो सी जी यू। नेक्स्ट देखते हैं, तो सी यहाँ से लेंगे क्या लेंगे यू, और इसके बाद क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलिए फिल करते हैं, तो ये क्या बन गया सी यू सी। नेक्स्ट हो जाएगा सी और यहाँ से क्या ले लेंगे सी, तो सी ट्रिपल सी। नेक्स्ट हो जाएगा सी ए और सी, तो सी ए सी, तो सी, और नेक्स्ट हो जाएगा जी, और इसके बाद क्या ले लेंगे सी, तो सी जी सी। चलिए नेक्स्ट फिल करते हैं, तो सी, और इसके बाद कहाँ से लेना है यहाँ से यू, और इसके बाद लेना है ए से, तो सी यू ए। आप चलिए अगला, तो सी और यहाँ से लेंगे ए। चलिए अगला फिल करते हैं, तो सी ए और ए, सी ए। अब अगला फिल करेंगे, तो सी जी ए। चलिए नेक्स्ट, तो सी यू, ठीक है, और सी यू जी। चलिए ये हो जाएगा सी जी, और ये हो जाएगा सी ए जी, और ये हो जाएगा सी जी और जी, ठीक है। चलिए ऐसे इसको फिलअप करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे ए, और यहाँ हो जाएगा यू ए, और यहाँ से लिया द्वितीय क्षार यू, और तृतीय क्षार में लेंगे यू, तो ए यू बन गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए सी और यू, ए सी यू। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं, तो ए, और फिर ये क्या बन जाएगा ए, और यहाँ से लेंगे यू, तो ए यू। नेक्स्ट चलते हैं, तो ए जी और यू। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कर देंगे ए यू, अगर जल्दबाजी में करना है तो यू सी ए जी। ऐसे में गलत हो सकता है, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस है तो देखेंगे, यहाँ देख के मिला कर देखते हैं, तो ए और यहाँ से लिया यू, और यहाँ देखेंगे तो ये है, तो सही हो रहा है। ऐसे ए सी उतार दिया, आप यू सी ए और जी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ए और ए, ठीक है, यू सी ए जी। ऐसे क्या कर देंगे ए जी और ए जी। अब क्या उतार देंगे यू सी ए जी। देखिए क्रम बन रहा है ना। अब क्या कर देंगे, चलिए आगे लिखते हैं, तो जी और द्वितीय क्षार में लिया हमने
द्वितीय क्षार में क्या लेंगे, यू। द्वितीय क्षार में लेंगे यू, तो जी और यू, और तृतीय क्षार में यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करते हैं फिलअप, तो ये हो जाएगा जी। द्वितीय क्षार में लेंगे सी, तो जी और सी, और यहाँ हो जाएगा यू। नेक्स्ट चलिए तीसरा है, तो जी और ए, जी ए, और यहाँ से लिया यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो जी 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 और जी, और यहाँ से ले लिया यू। अब क्या कर देंगे, वही पैटर्न अपनाएंगे, जी यू और जी यू, और यू सी ए जी, यू सी ए जी। ऐसे यहाँ पर जी और सी, जी और सी, जी और सी, यू सी ए जी। ठीक है, अब यहाँ जी ए और जी ए, तो यू सी ए और जी, यू सी ए जी। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ लिख लेंगे जी और जी, इसके बाद यू सी ए जी। इस तरह हम देखेंगे तो कितने बन गए, 64 बन चुके हैं। आप यहाँ से काउंट कर लेंगे, 4 ऐसे हर डिब्बे में कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 डिब्बे हैं, और हर डिब्बे में कितने हैं, 4, तो 16 चौको 64 बन चुके हैं। और इसी तरह आपको करना है, कोई कठिन नहीं है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सही बन जाएगा। सिर्फ आपको एक क्रम याद रखना है, यू सी ए जी, इधर द्वितीय क्षार है, इधर प्राथमिक क्षार है, यू सी ए जी। लाइन याद रखिएगा, 16 लाइन्स होते हैं, 17 ऊपर एक लाइन छोड़नी होती है आपको। यू सी ए जी, यहाँ गलत कर देते हैं लोग, यहाँ यू भर देते हैं, फिर सी भर देते हैं, फिर और इसके बाद ए भर देते हैं और जी भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इसमें हर लाइन में लिखना है यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ऐसे करते हैं तो इस तरह से आपके 64 बन जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, या आनुवांशिक कोडान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आनुवांशिक कोड ट्रिपलेट होता है, जैसा कि आपने तालिका में पहले से देख रखा है, और आनुवांशिक प्रोकोड की खोज नीरेनबर्ग और मेथाई ने किया था। नीरेनबर्ग और मेथाई, ये नाम भी आप याद रखिएगा। और AUG हमेशा के लिए तथा GUG कभी कभी के लिए, याद रखिएगा। AUG हमेशा के लिए प्रारंभिक कोडान है, अर्थात इससे ही प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जबकि GUG कभी कभी प्रोटीन संश्लेषण के प्रोसेस को प्रारंभ करवाता है, अर्थात स्टार्ट करवाता है, जबकि UAA, UGA और UAG, ये जरूरी है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं, और एग्जाम में ये पॉइंट आपको लिखना ही होगा जब भी आप आनुवांशिक कोड के बारे में लिख रहे होते हैं। तो AUG प्रारंभिक कोडान है, जबकि UAA, UGA, UAG, याद रहेगा, UAA, UGA, UAG समापन या टर्मिनेशन कोडान्स होते हैं, अर्थात इनसे प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस बंद हो जाती है। कभी भी जो समापन प्रकूट होते हैं वो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, और जब ये आ जाते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस बंद हो जाती है। जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो कोमा विहीन होते हैं, अर्थात उनको कॉमा के रूप में आप नहीं लिख सकते। जैसे आपको लिखना है UAA, तो इनके बीच आप कभी भी कामा नहीं लगा सकते हैं, तथा सार्वत्रिकता को दर्शाते हैं। सार्वत्रिकता का मतलब होता है कि चाहे पूर्व केंद्रीय, जिसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, या यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, जो आनुवांशिक कूट होगा या समान प्रकार का आनुवांशिक कूट समान एमिनो अम्ल को ही निर्मित करेगा। जैसे GUG है अगर, और वो प्रोकैरियोटिक में जिस प्रकार से निर्मित करेगा अमीनो अम्ल, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक में भी अमीनो अम्ल को निर्मित करेगा। आगे बात करें अगले पॉइंट पर, तो आनुवांशिक कूट जो होते हैं कोमा विहीन तथा सार्वत्रिकता को दर्शाते हैं। समझ आ गया। आनुवांशिक कूट नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं अनअतिव्यापी, अर्थात एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते हैं, अर्थात एक प्रकूट
कि एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो 64 प्रकूट बन रहे थे वो सभी अलग अलग थे। और लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक विशेष प्रकूट एक ही एमिनो अम्ल को कोड करता है, अर्थात उसके अंदर एक एमिनो अम्ल को बनाने के लिए सूचना होती है। तो अनुवांशिक कोड से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो से यदि आपको कोई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।